वेलकम इन नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो फिर से आप लोगों को एक बार नॉलेज ट्रिकी में स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारियों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारियों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जब आप इसका नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बैठक में किस पर प्रस्ताव पारित किया गया था भाई? तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर। यह बैठक कब हुआ था भाई? तो 1931 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मिश्रा, मधुसूदन दत्ता, काली प्रसन्ना सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूदेव मुखर्जी। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविदी और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरिक लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्हें 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, ऑप्शन ए एनी वेस्टर्न, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन सी, ओके ये क्या हो गया, कामा सिर्फ लिखा गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी उषा मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम कामा। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है मैडम कामा का जन्म 24 दिसंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के लिए उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम कामा का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो मैडम कामा का जन्म बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें भारत की क्रांतिकारी माता कहा जाता है। और उन्हें भारत में पहला तिरंगा निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, केसरिया और लाल। और इस पर क्या लिखा हुआ था भाई? तो इस पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। और उनकी मृत्यु, मैडम कामा की मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अगस्त 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? हिंदू महासभा की स्थापना 1914 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह संगठन आर्य समाज व अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था। यह 1925 में गठित किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन 1914 में हरिद्वार में हुआ था। 1915 नहीं, 1914 में हरिद्वार में हुआ था। तो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, आचार्य नरेंद्र देव, शरत चंद्र बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है इसका। नोट्स कहता है कांग्रेस के 92वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पटाभी सितार मैया को हराया। उन्होंने पूर्ण स्वराज पर बल दिया। अप्रैल 1939 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, या फिर भारतीय समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा। भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हिंदू सभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन पर काला दिवस के रूप में मनाया था। तो नोट्स देख लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। कौन किया था भाई? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पास नोट्स है। नोट्स है 4, नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, या फिर मियाँ अब्दुल अजीज, या फिर हिदायत हुसैन खान, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा, और आप लोगों को बताना भी है कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आंसर देखते हैं, नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी भाई? तो ढाका में की गई थी, ये पता है सबको। इसकी स्थापना में आगा खान तृतीय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नवाब बिकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाना जाता है। उन्हें कौन से आंदोलन के लिए जाना जाता था भाई? तो अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाना जाता था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर सब साथ में है, तो देख लेते हैं क्या कहता है। ग्रीष्म काल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अपेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, S.N. सेन, R.C. मजूमदार, S.B. चौधरी, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका आंसर है ए, S.N. सेन। तो नोट्स क्या कहता है? नोट्स देखते हैं। सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के विद्रोह को ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह बताया जो अनापेक्षित और छोटी होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास, विशेषकर मराठा इतिहास के बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखी। 1857 के आंदोलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार उन्हें निर्देश दिया था। किसने निर्देश दिया था भाई? तो भारत सरकार ने दिया था। चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है
कंपनी शासन के दौरान विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? कंपनी शासन के दौरान विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम तैयार किया गया था। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। अच्छा, एक ही हो जाता है, ये 56 दो को लिखा गया है तो ये एक ही में लिखा जाता है। 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। इस अधिनियम एक द्वारा विधवा पूर्ण विवाह को कानूनी मान्यता मिली। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था भाई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? अलीनगर की संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4 फरवरी 1756 या फिर सितंबर 1756 या फिर फरवरी 1757 या फिर अप्रैल 1757। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरवरी 1757 को अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिजाउद्दौला ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संधि प्लासी की लड़ाई का परिणाम था। यह संधि जो था किसका परिणाम था? कौन सा लड़ाई? तो प्लासी की लड़ाई के लिए का परिणाम था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? तो हमारे पास ऑप्शन है 4 ड्यू बेडरसन, लॉर्ड डफरिन, जे चार्ल्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ड्यूई बेडरसन। तो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स क्या कहता है। सर विलियम बेडरसन, सर विलियम बेडरसन भारत के कार्यरत सिविल सेवक थे। कार्यरत सिविल सेवक थे। उन्होंने 1912 में कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? यहाँ से एक बात और पता चल गया, अभी बहुत कांग्रेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन है भाई? तो एओ ह्यूम, जिनका जीवनी कौन लिखे थे भाई? तो ड्यू बेडरसन ने लिखा था। तो चलते हैं नोट्स देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन 1 राम मोहन लोहिया, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक थे। तो चलते हैं नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है भाई? तो लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। और क्या कहा, और देखते हैं आगे क्या कहता है भाई।
और कहता है वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार क्या था भाई? वो था भारत का स्वतंत्रता। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया था, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी जी के इस सत्याग्रह में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था, जिस कारण उन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था। लिखा हुआ गलत है, कोई बात नहीं, उसे सीधा समझ ले गए होंगे, अच्छा बात है। भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? तो इसका नोट्स है हमारे पास 4, 1844, 1835, 1833 या फिर 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। नोट्स कहता है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम विधेयक भारतीय परिषद 1835 का हिस्सा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिक्षा के लिए कुछ फंड वितरित करने का निश्चय किया था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो चलते हैं नोट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल लतीफ़ या फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद या फिर मोहम्मद कासिम या फिर शहीद अहमद गंगोही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? 19वीं सदी के दौरान नवाब अब्दुल लतीफ़ खान मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने क्या क्या योगदान दिया भाई? तो उन्हें शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया, काफ़ी ज़्यादा बंगाल में उनका योगदान था। उसके अतिरिक्त वास्तुकला में भी वो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है उनका। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4 एम ए अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर हाकिम अजमल खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 22 में महात्मा गांधी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेस्टन ने इस विचार का विरोध किया था। इस विचार का विरोध कौन कौन किए थे भाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेस्टन ने किया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4 भीमराव अम्बेडकर, जेवी कृपलानी, हाकिम अजमल खान या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो चलते हैं नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति
समिति के अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। उसको कब स्वीकार किया गया भाई? तो 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज में के रूप में स्वीकार किया गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कृषक आंदोलन बिजौलिया किस वर्तमान राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? कृषक आंदोलन बिजौलिया वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, केरल, असम, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में बिजौलिया वर्तमान में उपस्थित है। नोट्स देखते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन वर्तमान मेवाड़ के उदयपुर में स्थित है। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में सीताराम दास ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसानों ने बेगैर करने से इनकार किया और कर देने से भी इनकार किया। इस आंदोलन में किसानों ने क्या किया भाई? तो बेगार करने से इनकार किया और कर देने से इनकार कर दिया। बेगार मतलब उनके आदेशों का काम करने से, मतलब कि जो वो मनमानी करते थे, रोपाते थे, नील की खेती करवाते थे, ये सब की मनमानी खेती करवाना था। अंग्रेजों का जो उनकी इच्छा होती थी वही खेती होता था, उसका विरोध वहाँ उन्होंने किया। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, मद्रास, आंध्र प्रदेश, आंध्र राज्य या फिर गुजरात। ऑप्शन सी, आंध्र राज्य था। भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था आंध्र राज्य। तो इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया और इस समिति के सदस्य थे। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण के विचार को खारिज किया गया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे भाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, ऑप्शन ए गायकवाड़ या फिर सिंधिया या फिर होलकर या फिर भोसले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होलकर। तो नोट्स देख लेते हैं जल्दी। नोट्स में क्या कहता है? सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल वे 1798 से 1805 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद सहायक गठबंधन में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। पेशवा 1802, सिंधिया 1804, गायकवाड़ 1805, भोसले 1806 और होलकर 1818 सहायक गठबंधन में शामिल हुए। तो चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय रचना रची? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4, काशी प्रसाद घोष या फिर ऑप्शन बी रामचंद्र विद्या बागीश या फिर कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर हरानंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, काशी प्रसाद घोष।
नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है काशी प्रसाद ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी। द शायर तथा अन्य कविताएं को 1830 में प्रकाशित की गई थी। कब प्रकाशित की गई थी भाई? तो 1830 में काशी प्रसाद ने अंग्रेजी में पहली भारतीय कविता लिखी थी। तो चलते हैं